यस सर, आ रही है जी, थैंक यू। देखिए अब यहाँ पे कुछ कॉलेजेस में ऐसा भी है कि हमें जो एसएसआर प्राप्त हुई है वो एसएसआर उन्होंने क्या किया है, ओल्ड मैनुअल को यूज करके बनाई है, या फिर किसी महाविद्यालय ने नैक प्रोसेस कराई है या नैक का भी सबमिट किया तो उनकी एसएसआर देख ली हमने और वही फिल करवा दी, या उन्हीं से फॉर्मेट मांग लिया, आपने कौन सा भरा था उन्हीं का फॉर्मेट यूज करके हमने आगे कर दिया। तो अभी कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, तो जून में या जुलाई में भी नया फॉर्मेट आया था, मैं बताता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आप नैक की वेबसाइट पे चलेगा, सबसे पहले ये नैक की वेबसाइट है, इससे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, डाउन करेंगे तो नीचे ये ऑप्शन आ रहा है, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ यहाँ से। ये जो ऑप्शन दिख रहा है हमें अप्लाई नाउ का, नैक की वेबसाइट पे स्क्रॉल करके अप्लाई नाउ पे जाना है आपको। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जैसे, उसके बाद फिर आपको स्क्रॉल करना है और वहां पे आपको सारे मैनुअल मिल जाएंगे। अभी मैं बता देता हूँ, ये मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया तो मेरा कौन सा आ रहा है, एफिलेटेड कॉलेज का, तो मोस्टली एफिलेटेड कॉलेज है हमारे, तो मैं ये बता देता हूँ। इसी के नीचे अगर देखें ऊपर इनका यूनिवर्सिटी के लिए होगा, ऑटोनोमस कॉलेज के लिए भी है, अभी एफिलेटेड कॉलेज के लिए बता देता हूँ मैं। तो ये चार जो डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैनुअल जो नया वाला मैनुअल है यहाँ से ही आपको मिलेगा, ये नया वाला हम मैनुअल ले लेते हैं। फिर एफिलेटेड कॉलेज का बेंचमार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेटा टेम्पलेट, ये सब भी आपको पहले ट्रेनिंग में बताया, फिर भी मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, और एसओपी, ये सभी इंपॉर्टेंट, बहुत ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको डाउनलोड करके रखना है। फिर ड्राफ्ट या रफ एसएसआर की हम बात कर रहे हैं तो क्या है, मतलब ऐसा नहीं कि ये जो एसएसआर हमने बनाने को कहा आप नैक के पोर्टल पे जाके वहां पे ही एसएसआर बनने लगे, है ना, या हायर एजुकेशन के पोर्टल पे ही जाके हम फिर एसएसआर बनने का फॉर्मेट ढूंढ रहे हैं। रफ का मतलब है, सिर्फ यहां से बता भी देता हूं, रफ का मतलब है जैसे यहाँ पे दिया है आपको मैनुअल दिख रहा है यहाँ पे, ये मैनुअल, और ये मैनुअल में आपको देखिए यहाँ पे एक वर्ड की फाइल दिख रही है, ये वर्ड की फाइल, आपको ये वर्ड की फाइल डाउनलोड कर लेनी है। इसको स्टॉप कर देता हूं। तो ये वर्ड की फाइल मैं ओपन करके भी दिखाया, तो मैं क्लिक करता हूं इसकी वर्ड की फाइल पे, तो देखिए मैनुअल ओपन हो जाएगा। ये एक सिंपल सी वर्ड की फाइल है, और इसे स्क्रॉल करते जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे आप, पेज नंबर 34 से एसएसआर भरने का फॉर्मेट आएगा, वहां से भरना है। यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन दी हुई है एसएसआर के बारे में, स्लाइड नहीं दिख रही है आपकी, नैक के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन दी हुई है। मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, और यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर जो दिया है वो पुराना वाला फीस स्ट्रक्चर है, ये वाला फीस स्ट्रक्चर हमें फॉलो नहीं करना है, नैक की वेबसाइट से हमें नया फीस स्ट्रक्चर लेना है। फिर यहाँ से देखिए एग्जीक्यूटिव समरी, सर स्लाइड नहीं दिख रही है। मैं स्क्रीन, अच्छा मुझे स्क्रीन नहीं दी, ठीक है मैं करता हूँ, ओके ओके मैं करता हूँ। मैं अपनी फुल स्क्रीन शेयर कर देता हूँ तो दिखने लगेगी यहाँ पे। अगेन आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। मैम अभी मेरी स्लाइड विजिबल है? यस सर, विजिबल है सर। वर्ड, ठीक है, अब मैं यहाँ वर्ड की फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, ये है ना, इस वर्ड की फाइल को ओपन कर रहा हूं मैं, सिंपल सा क्लिक करता हूँ वर्ड की फाइल पे। अभी मैं वर्ड की फाइल दिख रही है मेरी? यस सर, विजिबल है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मैं इसे स्क्रॉल करते हुए आपको पेज नंबर 34 तक जाना है, उसके बाद वहां पे एसएसआर भरने का आपको वहीं से भरनी है एसएसआर। ये जनरल इंफॉर्मेशन दी, कितने क्राइटेरिया से कितने कितने मार्क्स के, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें जो फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये फीस स्ट्रक्चर ओल्ड वाला है, आपको ये फॉलो नहीं करना है। ये सेक्शन बी जो आ गया, यहाँ से हमें फिल करना शुरू करना है। तो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, क्राइटेरिया वाइज समरी दिखी हुई है, ये सब हमें लिखना है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, ये सब लिखना है हमें अपनी एसएसआर में। प्रोफाइल भरनी है कॉलेज की, तो यहीं पे भरनी सिर्फ वर्ड में हमें, और यही वर्ड हमसे शेयर करनी है आपको। यही रफ एसएसआर है, या इसी को हम ड्राफ्ट एसएसआर कह रहे हैं, और कहीं जाके फिल नहीं करना है हमें।
इसी में जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई आपको फिल करना है। यहाँ से क्राइटेरिया शुरू होते हैं जिसके लिए आपको ट्रेनिंग दी गई थी। इसे मैं यहाँ पे रख के और एंटर करता हूँ। यहाँ पे क्या कहा गया है, भाई आप 500 शब्दों में आंसर लिखें, इसका 500 शब्दों में लिखें। तो आप 500 शब्दों में इसका आंसर लिखें। यहाँ पे QNM वाला क्वेश्चन है तो आप नंबर लिख दें, कितने एड ऑन कोर्स है महाविद्यालय में, तो जैसे मैंने यहाँ 20 लिख दिया, तो आपके महाविद्यालय में जितने आप वैसे लिखें। तो इसको प्रॉपर फिल करना है और इसी को हमारे साथ शेयर करना है। यही ड्राफ्ट SSR है, इसी को हम रफ SSR कह रहे हैं। वापस मैं अपनी PPT पे आ जाता हूं। तो ये PPT पे आ गया मैं। रफ SSR, ड्राफ्ट SSR यही है जो आपको बनानी है। ये वर्ड की फाइल ओपन करके आप बना सकते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये चारों डॉक्यूमेंट्स आपको कहा गया था डाउनलोड करके अपने महाविद्यालय में रखें। मैनुअल, SOP, बेंचमार्क और डेटा टेम्पलेट, ये चारों डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो ये डॉक्यूमेंट्स चारों में एक स्लाइड में सिर्फ ओपन करके आपको बता देता हूँ, है ना, क्यों इंपॉर्टेंट है, उनका क्या यूज है। शॉर्ट में थोड़ा सा बताया था उसके बारे में। जैसे मैनुअल की बात करें, मैनुअल में क्या होता है, SOP में क्या होता है, बेंचमार्क में और डेटा टेम्पलेट में। इसको मैं ओपन करके बताया। तो यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया 7 है, आपको पता है। इसके क्वेश्चन कितने हैं, तो देयर आर 56 क्वेश्चन। हमें दिख रहा है इसमें कितने क्वेश्चन है, 56 क्वेश्चन है। 56 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, 100 मार्क्स के। तो 7 क्राइटेरिया में हमारे पास जो 56 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के क्वेश्चन है। थोड़ा सा और आते हैं। एक क्वेश्चन जो है हमारे पास वो किस टाइप के हैं, QNM, वो 34 क्वेश्चन है और उनका जो वेटेज है 62% है। तो यहां पे हम देखते हैं QLM वाले क्वेश्चन कितने हैं, 22, और इनका वेटेज कितना है, 38%। तो दो तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, एक QNM बेस्ड और एक QLM बेस्ड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक बार उस पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वेटेज तो पता चल गया 60% या 62% हमारा इसका है QNM का, 34 क्वेश्चन से। इसमें आपको नंबर्स में आंसर देना है और डेटा टेम्पलेट में, जैसे हमने कहा था, आप बताएं नंबर ऑफ एड ऑन कोर्स कितने महाविद्यालय में, तो डेटा टेम्पलेट में इसका आंसर भर के देना है हमें। और इसके लिए हमें मल्टीपल फाइल अपलोड करनी है। कैसे करनी है उसके लिए बात करेंगे। और यहां पे अगर अपन देखें 500 शब्दों में इसका आंसर लिखना है QLM वाले क्वेश्चन का, और इसके लिए हम एक सिंगल फाइल अपलोड कर सकते हैं। 500 शब्दों में आंसर जो आपने लिखा उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमें लगाना है। थोड़ा सा और देखते हैं। ये जो QNM वाले क्वेश्चन है इसको DVV के द्वारा देखा जाता है। अब DVV क्या है, तो आप ये मान सकते हैं इसका एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इसका आकलन होता है ना। इसको डेटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस हम कहते हैं। और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, भाई आपके एड ऑन कोर्सेज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं मिल रहा, बताइए कहाँ है। तो ये सब क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो DVV प्रोसेस कहते हैं उसे। PTV, ये जो बात कर रहे हैं हम 38% के लिए, आपके महाविद्यालय में टीम विजिट करेगी, पीयर टीम विजिट करेगी महाविद्यालय में, और वो आपको 38% के मार्क्स देके जाएगी। तो आप अपनी जब SSR बना रहे हैं और हम सबमिट कर देते हैं उसके बाद, तो हमें 62% मार्क्स तो यही मिल जाते हैं QNM वाले क्वेश्चन से। इस एरिया से हमें 62% मार्क्स मिल जाते हैं। वो जो टीम आके देके जाती है वो हमें कितने, 38% के लिए मार्क्स देके जाती है। तो हमारा ऑलमोस्ट माने 50% तक हमारा रिजल्ट डिक्लेयर, 60% तक हमारा रिजल्ट हमें पता होता है कि ये आ गया है। अब 40% के लिए फिर हमें और तैयारी करनी होती है। ठीक है, मैं नेक्स्ट करता हूं स्लाइड। तो मैनुअल का अपन ने पहला एक क्वेश्चन देख लेते। देयर आर 56 क्वेश्चन, आपको पता चल गया। उसमें से एक क्वेश्चन मैंने ओपन किया है। क्वेश्चन कौन सा है, 1.2.1। जो पहला स्टार्ट हो रहा है 1, इसको हम क्राइटेरिया कहते हैं। कौन सी क्राइटेरिया क्वेश्चन है, 1 का। अगर पहले 2 लिखा होता तो हम कहते हैं 2 क्राइटेरिया का क्वेश्चन है, 3 होता तो 3 क्राइटेरिया का, इस तरीके से।
इसके नीचे लिखा है QNM, तो किस टाइप का क्वेश्चन है? QNM मतलब हमें नंबर में इसका आंसर देना है। अगर ये QLM होता तो हमें 500 शब्दों में लिख के आंसर देना होता उसका, बट यहाँ पे सिर्फ नंबर में। क्या पूछा गया है? तो भैया नंबर ऑफ एड ऑन कोर्स बताए, सिर्फ आपको नंबर बताना, हमारे इतने कोर्स, फिर उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना है। इस क्वेश्चन का वेटेज कितना है? 15 मार्क्स का वेटेज इस क्वेश्चन का। अब हमें क्वेश्चन को देख के ये समझ आने लगा किस क्राइटेरिया का है, QNM है या QLM है, और कितने मार्क्स का है। इसी के हिसाब से हमें तैयारी करनी है। मैनुअल में ये समझ आता है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन बताएगा हमें? तो देयर इज अ नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, SOP। SOP आपको बताती है, ये एक PDF मैंने बताई थी आपको, डाउनलोड करना है मैनुअल। सेकंड कौन सा करना है? SOP। इसमें आप देखेंगे तो क्या कहें, डू नॉट टू बी इंक्लूड, ये इंक्लूड नहीं करना। भाई अगर आपने कोई भी कोर्स 30 घंटे से कम का है तो उसे हम एड ऑन या सर्टिफिकेट कोर्स नहीं मानेंगे, और ऐसा कोर्स जो ऑलरेडी आपके यूनिवर्सिटी से चल रहा है आपके कॉलेज में, उसको भी हम एड ऑन कोर्स नहीं मानेंगे। तो ये बता रहा है ये नहीं मानेंगे। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना ये भी ये बता रहा है। और एक और चीज बता रहा है कि भैया इससे रिलेटेड DVV के टाइम पे आपसे क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, ये इसमें पूछ रहा है। अगर आपने कहा कि हमने 100 बच्चों ने ये कोर्स किया है, तो मेरा भैया किसी भी बच्चे का हम 10% स्टूडेंट का हम क्या मांग लेंगे? सर्टिफिकेट मांग लेंगे। ये क्या एड ऑन सर्टिफिकेट वैल्यू एडेड प्रोग्राम, तो ये मांग लेंगे DVV के टाइम पे। कुछ बच्चों के इनके सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर दीजिए आप, और नहीं कर पाते तो माइनस हो जाते हो या कोर्स को नहीं मानते हो, इसके लिए बात करेंगे। तो दो आपको पता चल गया, मैनुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या करना है क्वेश्चन में वो हमें SOP बताती है। तो SOP नाम की PDF भी आपने डाउनलोड करके अपने पास रख ली। नेक्स्ट बेंचमार्क, कितना हम बताएं कि हमें फुल मार्क्स मिले इसके लिए, तो ये कौन बताता है? ये बेंचमार्क नाम का डॉक्यूमेंट्स बताता है। ये क्या कह रहा है? यहां पे आप देखें 4 वाला हमारा फुल मार्क्स है। ये कह रहा है भाई 25 से ज्यादा कोर्स या 25 है तो हम पूरे मार्क्स मानेंगे उसमें। अच्छा, पूरे मार्क्स मानेंगे तो 25 में पूरे मार्क्स मानेंगे मतलब 15 मिल जाएंगे मार्क्स? नहीं, इसके लिए भी हम कैलकुलेशन देखेंगे कितने मार्क्स मिलने वाले हैं हमें। अच्छा, अगर कोर्स हमारे मान लीजिए किसी महाविद्यालय में 12 एड ऑन कोर्स है तो किस में आ रहा है? 2 में। 5 से लेके 15 के बीच में होते हैं एड ऑन कोर्स, तो हमारे 2 मिलेंगे। इसका क्या मतलब है अपन समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और ये डेटा टेम्पलेट, इस क्वेश्चन के लिए हमें ये डेटा टेम्पलेट मतलब एक्सेल की फाइल होती है, उसमें हमें इंफॉर्मेशन भर के देना होता है कि भाई नंबर ऑफ एड ऑन कोर्स कितने, आप ये बताइए या नाम बताइए उस कोर्स का, जितने भी उन सबके नाम लिखने। अगर कोई कोड है उनका तो यहाँ पे आप कोड लिख सकते। इफ एनी लिखा है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। कब आपने ऑफर किया ईयर बताइए, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होती है। ये 4 डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया सबके पास होने चाहिए डाउनलोड करके, और हार्ड कॉपी में भी होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलेशन। तो किसी महाविद्यालय को A ग्रेड प्राप्त हुआ, माधव साइंस को देखे तो A++ प्राप्त हुआ। तो ये ग्रेड कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम कर सकते हैं कि हमारे महाविद्यालय का क्या ग्रेड आ सकता है? सर अगर पहले ही पता चल जाए हमें क्या ग्रेड आने वाला है, अगर कुछ हम अनुमानित ग्रेड कैलकुलेट कर सके तो हम SSR बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो देखते हैं इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो ग्रेड है लिखा हुआ है, इसके सामने क्या लिखा? CGPA। अगर ये CGPA 3.51 और 4 के बीच में होता है तो हमें A++ मिलेगा। ठीक है, अगर आप कहते सर हमें A तक तो जाना ही, कम से कम हमें कितना CGPA चाहिए? 3 से लेके 3.25 तक। कितना CGPA हमारा आ जाएगा तो हमें A मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम इसे कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करें, हमारे महाविद्यालय का अनुमानित ग्रेड क्या आएगा, इसे कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं। तो पहला हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा, कौन सा क्वेश्चन है? 1.1.1। आप कहेंगे सर क्राइटेरिया 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा है? QLM। सर इसमें QLM में मतलब 500 शब्दों में आंसर लिखना है क्वालिटेटिव मैट्रिक्स से। क्या पूछा गया है? द इंस्टीट्यूट इंश्योर इफेक्टिव करिकुलम प्लानिंग और डिलीवरी। आप बताएं महाविद्यालय की
करिकुलम डिलीवरी कैसे करते हैं आप बताइए अच्छे से। तो आपने ये 20 मार्क्स का है, इसका वेटेज 20 मार्क्स है इस क्वेश्चन का। इसके लिए हमने क्या किया, आप मान लीजिए आप कहते नहीं सर हमने तो बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छे से पढ़ाते बच्चों को, करिकुलम भी टाइम पे पूरा डिलीवर करते, तो आप मान ले सर हम मान लेते हमें इसमें 3 तो मिलना चाहिए सर, 3 आपने दिया अपने, आप कौन से मार्क्स दे सकते हैं इसमें, 0 से लेके 4 तक। ये जो QLM वाले क्वेश्चन है इसको तो आप, ये टीम आके देखती है इसके लिए वो मार्क्स देती है, बट एक हम अनुमानित मार्क्स दे देते हैं QLM के लिए, क्या मुझे लगता है कि 3 तो टीम आके देके जाएगी, या नहीं 4 भी देके जाएगी। तो आपको जो लग रहा है आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन के लिए 3 दे रही है, हमने 3 लिख लिया। अब ये 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो मार्क्स है वेटेज है, तो क्या आ रहा है हमारा आंसर 60। तो हमें इस क्वेश्चन के लिए 60 मार्क्स मिल रहे हैं, अगर 4 पूरा होता तो 80 मार्क्स मिलते। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा है, ये भी क्राइटेरिया फर्स्ट का है बट Q&A में, और जितने भी Q&A क्वेश्चन होते हैं उसके साथ में हमें मिलता है बेंचमार्क कि भाई इसका कैसे आकलन किया जाएगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, तो देयर इज अ 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके लिए आपने कहा कि सर हमारे पास तो 10 ही एड ऑन कोर्स हैं, तो 10 है हमारे पास एड ऑन कोर्स, तो हम कहेंगे अरे आप तो फिर 2 बेंचमार्क में आ रहे हैं, तो आप अपने आप को 2 मार्क्स दे दीजिए, 10 ही एड ऑन कोर्स है, तो मतलब 5 से लेके 10 के बीच में होगा तो 2 ही देंगे। आपने कहा हाँ सर 2 दे देते, तो क्या करेंगे फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, जो मार्क्स है इसके कितना आ गया 30। और ओवरऑल अगर टोटल देखें तो क्राइटेरिया 1 की बात करें तो पूरे ओवर करेंगे, हम 2 का ही कर लेते हैं। 35 मार्क्स से हमारे आए हमारे कितने 90 मार्क्स, तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 90 डिवाइड बाय 35, तो क्या बन गया 2.57 CGPA बन गया हमारे महाविद्यालय का। और 2.57 का क्या मतलब है, कितने मार्क्स, अगर हम एक की क्राइटेरिया जनरली देख रहे हैं दो, तो 2.57 में क्या मिलता है, तो अभी मैंने ग्रेड दिखाया था, जनरली मैं दिखा देता हूं फिर से। तो 2.57 में हमें यहाँ पे हम आएंगे जनरली कहाँ पे B+ में, तो हम निकाल सकते हैं B+। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने आपको ये बताया, ये कैलकुलेशन का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट दिखाते हैं। ये पूरे के पूरे क्राइटेरियास लिखे, देयर आर 7 क्राइटेरियास, मैंने लिख दिए सारे के सारे, क्राइटेरिया 1 क्राइटेरिया 2, और कितने कितने मार्क्स किसके सामने इनके मार्क्स लिखे। अगर आप कहेंगे सर हम पूरे क्राइटेरिया को मार्क्स दे देते, हमने अलग अलग कैलकुलेट किया क्वेश्चन वाइज और उनका जो टोटल आया हम देखते। तो मान लीजिए आपने 4 दिया फर्स्ट को, तो कितना हो जाएगा 400, 100 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना हो गया हमारा 400। इस तरीके का आपने सब में 4 4 दे दिए, तो कितना हो गया 4000 हो गया। 4000 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, आ रहा है हमारा 4 CGPA। मैम प्लीज देखिएगा कौन किसने अनम्यूट किया माइक, अपना म्यूट कर दीजिए प्लीज। पवन सर प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करिए। ओके थैंक यू मैम। तो ये हम जनरली सब में 4 4 देने के बाद हमने ये कैलकुलेशन देखा। अब आप मार्क्स देना चाहते हैं कि सर हमें लगता है क्राइटेरिया 1 में हमारा 3 आएगा, और हमने सारे क्वेश्चन में देने के बाद देखा ओवरऑल एवरेज 3 आ रहा है, तो क्या हो गया 300। क्राइटेरिया 2 में हमने देखा हाँ इसमें भी 3 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई किया, सबसे ज्यादा मार्क्स का 350 का है, हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मार्क्स आ गए। ओवरऑल इन सबका टोटल हम करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास 3090, और इसको हम देखें 3090 को हम डिवाइड करते 1000 से, तो क्या आ रहा है 3.09, मतलब क्या A ग्रेड आ रहा है महाविद्यालय का। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं ओवरऑल ग्रेड क्या आ रहा है महाविद्यालय का। क्वेश्चन वाइज पहले आपको कैलकुलेट करना, उसके बाद ओवरऑल भी आपका है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। ये एक जनरली मैंने आपको बताया क्योंकि आप देख सकते हैं अभी हम किस जगह पे और कितनी मेहनत हमें करनी है A तक या A+ तक जाने के लिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल नोट करिएगा ध्यान से।
और इसके नोट्स भी बनाइएगा प्रॉपर। मैं पूरी नैक की प्रोसेस बता रहा हूँ कि कहाँ से शुरू होती है कहाँ पे खत्म होती है, इसमें पूरा कवर हो जाएगा हमारा। IIQ सबमिशन, अब हम बात करते हैं IIQ सबमिट करना। हमें कुछ कॉलेज को कहा कि भी IIQ सबमिट करें, तो वो IIQ कब सबमिट करेंगे? पहले आपको ड्राफ्ट SSR बनाने को कहा गया कि ड्राफ्ट SSR बना लें। आप ड्राफ्ट SSR बना के SPD NAC सेल को भेजना है। ये जब अप्रूव करेंगे कि हाँ अब आपकी SSR सही है, यहां से जो आपके महाविद्यालय को TAQS भरने में क्या करना है? अगर आप IIQ भर रहे हैं तो भाई हम देखें हमारा सेम नेम होना चाहिए, किसमें? AISEC में और एफिलेशन लेटर में, दोनों जगह हमारा सेम नेम होना चाहिए, तभी हम IIQ सबमिशन के लिए जाएं, फिल करने जाएं। अगर नहीं है तो आपको जो TAQ असाइन किए गए हैं उनसे आप बात करें, वो बताएं क्या प्रोसेस कर सकते हैं इसके लिए, बट दोनों जगह नाम सही होंगे तभी हमें IIQ। सर आपका माइक अनम्यूट करिए। मेरा निवेदन है कृपया करके मेरा माइक म्यूट ना करें। इन केस किसी का माइक अनम्यूट भी हो जाता है तो मैन्युअली उसे म्यूट करें, ओवरऑल म्यूट ना करें प्लीज। मैम यहाँ से कितना सुन लिया था, मैं फिर से करूं क्या? नो सर, आप यहीं से कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो IIQ सबमिशन करते हैं हम, उसके पहले आपको ड्राफ्ट SSR भेजनी होती है SPD NAC सेल को। ड्राफ्ट मतलब आपको पता है रफ, और वर्ड में बना के हम भेज रहे हैं, ठीक है। वो अप्रूव हो जाती है तब हमें IIQ सबमिशन के लिए जाना है। सेम नेम होना चाहिए हमारा, कहाँ पे? AISHE में और एफिलेशन लेटर में। अगर दोनों जगह हमारा नाम एक ही जैसा है तो हम IIQ सबमिशन करने जाए, नहीं तो आगे जाने की जरूरत नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा हमारा, फी भी भरेंगे और IIQ भी रिजेक्ट हो जाएगा, तो हमें जाना ही नहीं है। पहले हमें दोनों जगह नाम सही करना है। सारी AQR हमारी सबमिट होनी चाहिए, प्रीवियस लास्ट 5 ईयर की, 6 ईयर की, जितने भी आपकी ईयर है AQR सबमिट होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम जो कॉलेज जा रहे हैं उनको जरूरत नहीं है इसके सबमिट करने की, जिनका सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जो भी साइकिल है उनको सबमिट करना है, ठीक है। और वेबसाइट पे सारे प्रोग्राम्स भी अपलोड होने चाहिए हमारी वेबसाइट पे। इसके लिए आप TAQ से बात कर सकते हैं, वो थोड़ा सा इसके लिए इंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट में बताता हूँ इसके लिए फी कितनी सबमिट करनी है। हम अपने मैनुअल में जाएंगे तो उसमें ओल्ड फीस दी है और नए वाले फी के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे निकाला हुआ। वैसे ये तो पुरानी थी, इसमें सेम है। 25,000 हमारी फीस है, 18% GST, 4,500, तो टोटल फीस कितनी है? 29,500 फीस हमें सबमिट करनी है IIQ के साथ। कहेंगे ठीक है सर। IIQ एक्सेप्टेंस, IIQ के क्या आपने सबमिट कर दिया, IIQ फिल कर दिया, फीस भी जमा कर दी, अब वहां से रिप्लाई आता है कि भाई आपका IIQ एक्सेप्ट कर लिया गया। तो हमें पोर्टल पे रोज चेक करना है कि कोई क्वेरी तो नहीं आई वहां से। उनका रिप्लाई सिर्फ आपके पोर्टल पे आएगा, जहां आप NAC के लॉग इन करके IIQ भरेंगे। एक फॉर्म होता है IIQ जो आपको भरना है, उसके लिए चेक करना डेली आया तो नहीं, क्योंकि जिस दिन ये आता है उनका एक्सेप्टेंस, हाँ भाई आपका IIQ एक्सेप्ट कर लिया गया है, उस दिन से हमें 45 डेज मिलते हैं SSR भरने के लिए। अगर आप 2 दिन बाद देखेंगे तो हमारा 2 दिन चला गया समझ लो। अगर हम 3 दिन बाद देखें 3 दिन चला गया। इस हिसाब से हमें क्या करना है, डेली चेक करना है। भाई हो तो नहीं कि IIQ एक्सेप्ट तो नहीं हो गया, चेक करना है, या उसके अंदर कोई क्वेरीज आती हैं, आपने जो एफिलिएशन लेटर अपलोड किया वो क्लियर नहीं दिख रहा है, तो उससे रिलेटेड क्वेरीज आएंगी, उनका हमें आंसर देना है। तो इसलिए हमें चेक करना है कंटिन्यूसली पोर्टल। IIQ सबमिशन, IIQ आप जब सबमिट करते हैं तो उसके पहले ही हमें यहाँ पे क्या करना होता है, ड्राफ्ट SSR भेजना होता है SPD NAC सेल को। किस लिए? इंप्रूवमेंट को और वैलिडेशन के लिए, कि हाँ आपकी सही है और कुछ इंप्रूव की जरूरत तो नहीं है। भेज के अप्रूव करने के बाद ही हम IIQ प्रोसेस पे जाते हैं। और जब हम SSR की सबमिशन की बात करें, जब SSR हम सबमिट करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है SSR सबमिट करेंगे, तो SSR सबमिट करने से पहले आप पोर्टल पे SSR भरेंगे, क्योंकि आपने ड्राफ्ट तो तैयार कर ली है, तैयार है आपकी रफ SSR। आप पोर्टल पे जाके पूरी इंफॉर्मेशन भर के
1 हफ्ते 10 दिन में आप कंप्लीट करके और फिर से वापस हमें भेजेंगे। वो एसएसआर कौन सी होगी? फाइनल एसएसआर। हमने भर दी सारी एसएसआर, कंप्लीट है हमारी तरफ से। फिर भी आपको हमें भेजना है 10 दिन 15 दिन, 10 दिन में 13, 10 दिन में 15 दिन, बस ज्यादा टाइम नहीं लेना है, भेजे। फिर हम चेक करके बताएंगे आपने सब सही भरा है कि नहीं, आपने डेटा टेम्पलेट सही भरे हैं कि नहीं, आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी ठीक से भरी है कि नहीं। नहीं तो हमारी एसएसआर रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगी। तो यहाँ से सब कुछ देखा जाएगा, आपको दिया जाएगा अप्रूवल, या कि आप ये और इम्प्रूव कर लें, आप इम्प्रूव कर लें। जब कहा जाए हाँ आप सबमिट कर दीजिए, तो आप सबमिट करेंगे। ये फीस आपको उसके साथ में सबमिट करनी होगी 1 लाख। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 1 लाख, और इसके साथ में हमें 18% जीएसटी देना होगा 18,000। तो 1,18,000 हमें फीस सबमिट करनी होगी एसएसआर सबमिट करते समय। सबमिट कर दी हमने एसएसआर। हम जब सबमिट करते हैं उसके दूसरे दिन से या रात से 12 बजे से हमारे पास क्या डीवीवी प्रोसेस और ट्रिपल एस शुरू हो जाता है। हमें चेक करते रहना पोर्टल कि आ तो नहीं गया, क्वेरी शुरू तो नहीं हो गई। अगर हम बात करें डीवीवी या ट्रिपल एस की, डीवीवी प्रोसेस में आपका जो डेटा आपने सबमिट किया क्यूएनएम वाला, उसके लिए पूछा जाता है आपने, है ना, क्वेरीज आती हैं कि भाई आपने जो एड ऑन कोर्स लिखा है हम तो इसको इतना ही मान रहे हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करें। ये सब डीवीवी प्रोसेस में पूछा जाता है। ट्रिपल एस में बच्चों के पास इनका मेल जाता था, अभी तक मेल जाता था, अब क्या होने जाने लगा, एक एसएमएस भी जाने लगा। तो हमें बच्चों की इंफॉर्मेशन प्रॉपर देनी है, उसमें प्रॉपर मेल आईडी सही हो और कॉन्टेक्ट नंबर भी सही होना चाहिए। इसके लिए बच्चों का आप महाविद्यालय में पहले मॉक भी करा लें। मॉक आपको नेक की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको ये फॉर्म मिल जाएगा ऑलरेडी कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देयर आर 21 क्वेश्चंस, आप बच्चों को दें, उनका आंसर ले लें, मॉक देख लें कि क्या क्या मार्क्स उनके आ रहे हैं, जनरली देखें उन्होंने क्या फीडबैक दिया है। ये मॉक करा लिया आपने, और उसको बच्चों को फिर सजेशन दे, बेटा ऐसा नहीं ऐसा लिखना है, इसको ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा। बच्चों को थोड़ा उसकी काउंसलिंग दे, मॉक कराए, तैयारी कराए पूरी। ऐसा ना हो कि बाद में हमारा वो ट्रिपल एस में कुछ ऐसा आंसर दे दे जिससे हमारे मार्क्स कम हो जाए। ये जो प्रोसेस है 30 डेज के लिए होती है हमारी। 30 दिन में हमें 10% ट्रिपल एस कराना होता है। और डीवीवी की बात करें तो डीवीवी हमें प्रोसेस ये करनी होती है, इसके लिए प्रॉपर आंसर देना होता है। प्री क्वालिफाई आपने सबमिट कर दिया, डीवीवी कर ली, ट्रिपल एस कर दिया, उसके बाद प्री क्वालिफाई आता है कि आपके एसएसआर भी सही है। जैसे आईआईक्यूए का आया था, आपका आईआईक्यू एक्सेप्ट कर लिया गया है, अब आप एसएसआर बढ़ सकते हैं। यहाँ क्या आएगा, आपकी एसएसआर एक्सेप्ट हो गई है, डीवीवी सही थी, ट्रिपल एस भी सही था। प्री क्वालिफायर में क्या होता है, एसएसआर एंड डीवीवी एक्सेप्टेंस बोलते हैं हम, ये आ गया। इसके बाद फाइनल पीटीवी डेट आपसे मांगी जाती है कि भाई आप 3 डेट्स दें, कब आप चाहते हैं महाविद्यालय में पीटीवी विजिट हो, पीयर टीम विजिट हो, आप कब चाहते हैं बताइए, 3 डेट दीजिए। वो जो 3 डेट होती है हम कब से देते हैं वो 3 डेट, ये जिस दिन इनका प्री क्वालिफायर आता है तब से लेके वो 13 डेज देते, 30 दिन के बाद की कोई डेट दे दे। तो ये भी हमें चेक करते रहना है। ये जैसे आ गया क्या इनके पास से प्री क्वालिफायर आ गया क्या, जैसे आ जाता है फिर अब 30 दिन के बाद की डेट मांगे तो आप ऐसा नहीं 30 के बाद कोई भी 31 दिन की या 32 दिन, जिस दिन में आप देना हो दे दीजिए। पर अगर आपको लगता है कि सर अभी 30 दिन बहुत जल्दी हो जाएगा तो आप 35 और 40 डेज की भी डेट दे सकते हैं, ठीक है ना। 30 दिन लिखा तो जरूरी नहीं 30वें दिन आप 31वें दिन की डेट दे दे, आप 35-40 डेज में भी एक डेट दे सकते हैं। सेकेंड डेट फिर 15 दिन के बाद की मांगते हैं, जो डेट दी 15 दिन के बाद की नेक्स्ट डेट दे, फिर 15 दिन बाद की नेक्स्ट डेट दे। ऐसे करके आपसे 3 डेट मांगी जाती है, उस एक डेट को फाइनल डेट कहते हैं, मान लेते हैं, और आप ही को बोलते हैं ये वाली डेट आपकी फाइनल है। पर उसका रिप्लाई आता है कुछ टाइम बाद आता है। पर इसके साथ में आपको क्या सबमिट करना था, जब पीटीवी की डेट सबमिट करते हैं आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है, जो कितनी है 1,18,000। और इसके साथ में आपको लॉजिस्टिक फीस भी भरनी होती है। वो टीम की जो एक्सपेंसेस वो सब आपको देना होता है, वो कितना है तो 2,36,000 ये हमें भरना होता है। ये दोनों इसके साथ में हमें फीस पे करनी होती है। फिर मॉक पीटीवी यहाँ एसपीटी नेक्स्ट सेल द्वारा की जाती है कि आपके महाविद्यालय में प्रॉपर तैयारी हो जाए टीम आने से पहले। 2 मॉक पीटीवी आपको करानी होती है और वो भी फाइनल पीटीवी की तरह होनी चाहिए। जब वो टीम आए, यहाँ से 3 सदस्य भेजे जाते हैं आपके महाविद्यालय में, तो जैसे आप ये फाइनल टीम का स्वागत करेंगे
वैसे ही इनका स्वागत करना, वैसे ही सारी तैयारी दिखानी, अपनी डिपार्टमेंट विजिट करेंगे, पीपीटी तो पूरी तैयारी रहे। ऐसा नहीं कि हमारे दूसरे महाविद्यालय से ही हमारे साथी लोग आ रहे हैं तो हम वैसी तैयारी ना करें। उनको पता है, वो बहुत सारी पीटीवी देख चुके हैं, इसलिए वो आपको गाइड करने आ रहे हैं कि ये और करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे पीटीवी में। तो बिल्कुल बहुत सीरियस लेके उसको वैसी फाइनल पीटीवी बनाइए आप। 2 मॉक पीटीवी हमें ऑर्गेनाइज करनी होती है, और फाइनल पीटीवी होने के बाद हमारे पास फाइनल ग्रेड आता है महाविद्यालय का। टोटल फीस की बात करें तो टोटल फीस आपको कितनी पे करनी होती है? टोटल फीस यहाँ पे ये लिखिए मैंने, 5 लाख है ना, 1500 ये फीस पे करनी होती है। 5,01,500 ये टोटल फीस इस प्रोसेस में हमें पे करनी होती है। नेक्स्ट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं नेक्स्ट करता हूं। ये पूरी नेक की प्रोसेस मैंने आपको समझाई एक स्लाइड में। अब डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज करना, बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज करें हम इसके लिए, नेक के लिए। तो ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको प्रॉपर हमें नेक का एक फोल्डर बनाना है। मैं हार्ड कॉपी की बात करूं या फाइल की बात करूं तो आप सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपसे अच्छी फाइल कोई मैनेज नहीं कर सकता। तो फाइल के लिए मैं नहीं कहूंगा कि कैसे मैनेज करना, बट सॉफ्ट कॉपी के लिए जरूर कहूंगा उसे कैसे अरेंज करना है। तो कृपया आप देखें, नेक का एक फोल्डर बनाना है। इस फोल्डर के अंदर 7 फोल्डर बनाने हमें क्राइटेरियाज की, 7 फोल्डर्स, क्राइटेरिया 1 2 3 जितने क्राइटेरिया हमने 7 फोल्डर बना लिए। उसके बाद क्राइटेरिया 1 की बात करूं, क्राइटेरिया 1 में हमारे कितने वो हैं, मैट्रिक्स है। तो क्राइटेरिया 1 में देयर आर 6 मैट्रिक्स, 6 हमारे मैट्रिक्स है। तो 6 आपको फोल्डर बनाने हैं। इसका फायदा क्या है, मैं एक स्क्रीन पे ले आके आपको दिखा देता हूं। एक नेक का फोल्डर हो गया, क्राइटेरिया 1, उसके अंदर फिर हमें 6 फोल्डर बनाए। क्राइटेरिया 2 फिर इतने फोल्डर, क्राइटेरिया 3 4 5 6 और 7, इतने हमें फोल्डर्स बनाने हैं। बाहर हमें सिर्फ एक फोल्डर दिखेगा, नेक, सिर्फ नेक का फोल्डर। उसके अंदर फिर हमें 1 2 इतने फोल्डर दिखेंगे। 1 के अंदर जाएंगे फिर हमें 6 फोल्डर दिखेंगे। तो फोल्डर तो हमारे बन गए। अब डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने की बात करते हैं। क्राइटेरिया 1 की बात करें, 1 के अंदर आपने 1.1 नाम का फोल्डर बनाया, और भी बने होंगे। उसके अंदर आपने इतने डॉक्यूमेंट्स रख दिए कि सर ये डॉक्यूमेंट्स है पहले वाले क्वेश्चन के लिए, 1.1 के लिए। इसमें हमने एकेडमिक कैलेंडर रख दिया, सर टाइम टेबल रख दिया, है ना, सीसी हम लेते हैं उसका टाइम टेबल रख दिया। सर ये इतने डॉक्यूमेंट्स हमें दिखा। आपकी वो नहीं दिख रही है, इसमें स्क्रीन नहीं दिख रही सर। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही मेरी? सर विजिबल है, विजिबल है। ओके सर, आपके यहाँ में भी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, प्लीज थोड़ा देखिए। स्क्रीन विजिबल है। तो क्राइटेरिया 1 में हमने 1.1 नाम के फोल्डर में इतने आपने डॉक्यूमेंट्स रख दिए। अब क्या करते हैं आप, यही डॉक्यूमेंट्स की लिंक बना के नेक को प्रोवाइड कर देते हैं। अब नेक देखता है डॉक्यूमेंट्स वहां से, क्या ये डॉक्यूमेंट्स में है क्या, इसमें क्या लिखा हुआ है। एक तो हिंदी में डॉक्यूमेंट्स है कुछ तो हमारे, तो बहुत सारे वहां पे होते हैं जिनको हिंदी भी नहीं आती, तो वो पढ़ ही नहीं पाते इसमें क्या लिखा हुआ है। और फिर वो डीवी में पूछते हैं कि क्या लिखा हुआ, आप बताइए इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो वापस से हमसे फिर से डॉक्यूमेंट सारे मांगते हैं, और ये बिखरे हुए डॉक्यूमेंट्स अच्छे भी नहीं लगते। तो इनको अरेंज कैसे करें हम, इसको देखिए आप अरेंज कैसे कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। तो हम क्या, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर आप सभी को पता होगा, सभी यूज भी करते होंगे। इस सॉफ्टवेयर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने कॉलेज का नाम लिख लीजिए, एफिलिएशन कहां से है वो लिख लीजिए, किस यूनिवर्सिटी से है, वेबसाइट अपने कॉलेज की लिख लीजिए, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिख लीजिए, और फिर हम यहाँ पे कॉलेज का लोगो लगा लेंगे। IQSC का अगर आपने लोगो बनाया है वो लोगो लगा लेंगे। ये हमारा हो गया एक हेडर, प्रॉपर तैयार हो गया। ये हमारा हेडर हो गया। नीचे हम देखें आपको, तो यहाँ पे फुटर में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे हमने डाल दिया पेज नंबर 1। अब ये आपका तैयार हो गया। इसी में हमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने, कैसे लगाने तो उसकी बात करते हैं। अगर ये एक पेज आपने तैयार कर लिया और आप एंटर करते तो सेकंड पेज आ जाएगा, थर्ड पेज आ जाएगा। वर्ड में ऐसे ही होता है। तो वर्ड में मैं जितने एंटर करते जाऊंगा उतने आगे पेजेस आते जाएंगे। तो मेरे यहाँ पे कितने पेजेस आ गए, देयर आर 3 पेजेस मैंने ले लिए। पेज नंबर 1 लिखा भी है, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, 3 आ गए। ये हेडर में लिखा था मैंने, इसलिए सारे पेजेस पे ही आता जाएगा अपने आप। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स अरेंज करते हैं। पहला डॉक्यूमेंट्स आपने इसमें कॉपी करके पेस्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, फिर नेक्स्ट कर दिया।
सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इस तरीके से हर पेज पे लगाते जाएंगे जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, हिंदी में होते हैं हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप ऊपर कैप्शन लगा देंगे, ये एकेडमिक कैलेंडर है, आपने लिख दिया, किस सेशन का आप वो भी लिख सकते हैं। एकेडमिक कैलेंडर है, ये भी हमारा सेशन लिख दीजिएगा किस सेशन का है। ये हमारा क्या है, तो ये टाइम टेबल है, आपने टाइम टेबल लगाया। इस तरीके से आप रखेंगे तो डीवी में क्वेरीज कम आएगी और ये बहुत अच्छा सिस्टमेटिक तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज भी हो जाएंगे। अब आपने लगा दिए, आपने मे बी 20, 30 या 50 पेजेस की फाइल बना दी। अब इतने पेजेस की बना दी, अब किसी को टाइम टेबल ढूंढना है तो कहाँ जाके ढूंढे वो टाइम टेबल, किस नंबर पेज पे है, पूरा स्क्रॉल करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फिर से एक इंडेक्स पेज बनाएंगे और वही हेडर जो बनाया वो हम इसमें लगा देंगे। ये सारे जो पेजेस है, पेज नंबर 1, 2, 3 हमारे जो पेजेस है, इसके लिए हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि एकेडमिक कैलेंडर हमने कहां से कहां तक लगाया, तो पेज नंबर 1 और 2 पे लगाया हमने। टाइम टेबल कहां लगाया, तो पेज नंबर 3 पे लगाया। इस तरीके से आप क्या बना लेंगे, इंडेक्स। अब ये प्रॉपर हमारी एक फाइल बन गई, पहला इंडेक्स पेज, बाकी सारे क्या हो गए, सारे पेजेस जो उसके अंदर लगे हैं और सब में लगे हुए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। अब हम अच्छे से इस फाइल को देख सकते हैं और सिस्टमेटिक फाइल है, तो हमें कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपने प्रेजेंट करने। और इसे बहुत खूबसूरत करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर अपना महाविद्यालय का एक फ्रंट पेज भी लगा सकते हैं, जिसमें कॉलेज की बिल्डिंग हो, वैसा फ्रंट पेज भी हम इसमें लगा सकते हैं और अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। ये तो बेसिक है, इतना तो कम से कम करना ही है हमें। अब आगे आते हैं, लिमिटेशन ऑफ अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन वेबसाइट। हमारे पास जो वेबसाइट है उसमें लिमिटेशन है, हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं डाल सकते, बहुत सारे डाल भी सकते, बट क्या है, 5 MB से ज्यादा की फाइल अपलोड नहीं कर सकती, अभी लिमिटेशन है। उसके लिए भी हमने बात की है कि कृपया करके इस स्पेस को इंक्रीज किया जाए, जब हो जाएगा बिल्कुल, बट अभी 5 MB की लिमिट है, तो उसके अकॉर्डिंगली अभी हमें फिलहाल तो चलना है। तो आप क्या करें, जो इंडेक्स पेज बना रहे हैं उसमें आप फाइल को टुकड़ों में तोड़ लें, कि हमने एकेडमिक कैलेंडर की सारी फाइल एक जगह रख ली, इस तरीके से उसकी लिंक दे दी, ये एक फाइल तो छोटी हो गई। फिर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट की हमने अटेंडेंस जो भी जितने बच्चों की वो हमने एक उसमें डाल। तो ऐसे हर फाइल को आप थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में तोड़ लें। अगर एक 20 MB की फाइल है तो हम 4 टुकड़ों में तोड़ लेंगे, 5-5 MB की बन जाएगी और उनकी अलग अलग लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम उन फाइल को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अभी एक महाविद्यालय में देखा था कि उन्होंने क्या किया, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हमारे महाविद्यालय में कहीं पे लाइट की दिक्कत आ जाती है, कहीं पे स्कैनर काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने स्कैन करने के लिए शॉप पे भेज दिए, है ना, और वहां पे उनको पे भी करना होगा डेफिनेटली। तो ये डॉग स्कैनर है, आप बहुत आसानी से मोबाइल में आपको मिल जाए। तो यहाँ पे मैं गूगल प्ले स्टोर, सभी के मोबाइल में होता है, एंड्रॉइड में सभी में आपको गूगल प्ले स्टोर मिल जाएगा। इसमें आप जाएंगे तो इसमें आपको गूगल प्ले स्टोर पे क्या लिखना है, डॉग स्कैनर। आप डॉग स्कैनर मिलेंगे, बहुत अच्छा स्कैनर है, आप यूज कर, जो यूज करते हैं उनको पता है, जो नहीं करते कृपया करके इसको यूज करें, पर्सनल यूज के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। डॉग स्कैनर लिया। अब देखिए, जब आप किसी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं ना, तो प्रॉपर क्या करता है, इस तरीके डॉट्स बना के देता है, डॉट्स में, और आप किसी को भी कम ज्यादा करके प्रॉपर स्कैन कर सकते हैं। और जैसा कंप्यूटर से स्कैन होता है वैसे ही ये स्कैन करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं कि आपकी फाइल को छोटा कर दे रहा है, साइज अलग कर दे रहा है, बिल्कुल वैसे ही स्कैन करेगा जैसा कंप्यूटर करता है और उससे बेहतर करेगा। इस तरीके से देखिए, स्कैन करके बता भी रहा है, इस तरीके से स्कैन करेंगे। डॉक्यूमेंट स्कैनर, पीडीएफ क्रिएट, इजीली आप पीडीएफ भी क्रिएट कर सकते हैं इससे। एक क्लिक करेंगे, जितने डॉक्यूमेंट स्कैन किए उसकी पीडीएफ बनके किसी को भी आप सेंड करना चाहें सेंड कर सकते हैं। और आप कहेंगे नहीं मुझे पीडीएफ सेंड नहीं करनी, सिर्फ मुझे जेपीजी सेंड करनी है, पिक्चर, तो पिक्चर भी सेंड हो जाएगी। आप कहेंगे सर 10 मेरे डॉक्यूमेंट स्कैन किए, मुझे एक ही भेजना, तो एक भी भेज सकते हैं, एक साथ 10 भी भेज सकते हैं, पूरी उनकी पीडीएफ भी भेज सकते हैं, और अपने सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट इसको स्कैन करके रख सकते हैं। प्रॉपर अपने ड्राइविंग लाइसेंस, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी मार्कशीट, सब कुछ आप एक ही अपने मोबाइल में बहुत अच्छे से स्कैन करके रख सकते हैं। जब जरूरत पड़े आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो ये बहुत काम का सॉफ्टवेयर सभी के पास होना चाहिए, और अभी नेक की प्रोसेस में तो बिल्कुल होना चाहिए। नेक्स्ट करता हूं मैं, ये डिपार्टमेंट्स की तैयारियां, वेरियस तैयारी डिपार्टमेंट्स के हिसाब से में करनी होती है। तो मैं एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ कि ये डिपार्टमेंट्स के पास तैयारी होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, टाइम की थोड़ी सी कमी है हमारे पास, तो इसको मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट आपको दिख रहा होगा और आप सभी जानते हैं। सीसी मार्क लिस्ट होनी चाहिए डिपार्टमेंट के पास,
डिपार्टमेंट टाइम टेबल, इंडिविजुअल टीचर टाइम टेबल, अटेंडेंस रजिस्टर, सिलेबस क्रॉस कटिंग इश्यूज ना, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को एक्सप्लेन करना हमें दिखाना, ये सब पीओस है ना, ये सब होना चाहिए। टीचर्स प्रोफाइल होनी चाहिए, इंडिविजुअल टीचर प्रोफाइल, उसमें क्या होना चाहिए, रिज्यूमे होना चाहिए, अपॉइंटमेंट ऑर्डर होना चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पीएचडी रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश कितनी करी, थीसिस कितनी, वो सब आपके इंडिविजुअल फाइल में भी होगा। स्टूडेंट अचीवमेंट्स, आपके डिपार्टमेंट के अचीवमेंट्स बच्चों के आपको दिखाने हैं। एडमिशन लास्ट 5 ईयर आपके डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट में तैयारी है तो हमें दिखाने। और एसओपी सेफ्टी रूल्स आपके डिपार्टमेंट के जो सारे, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं नेक्स्ट कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर एक्टिविटीज बनाते तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमारे, आप कोई भी एक्टिविटीज कराएं तो ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखें। रिपोर्ट विथ जियोटैग फोटो बिल्कुल आप प्रिपेयर कर लें। कॉपी ऑफ सर्कुलर आप रख लें। ऑफिस ऑर्डर जो निकाला है, नोटिस अगर निकाला तो नोटिस, ब्रोशर उसका बना लें उस एक्टिविटी का। रिसोर्स पर्सन कौन है उनकी डिटेल रखें। फीडबैक भी ले लें बच्चों से, रिसोर्स पर्सन से। अटेंडेंस विथ स्टूडेंट सिग्नेचर भी आप ले लें। कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर कटिंग अगर है न्यूज़पेपर की तो वो भी रख लें आप। प्रोग्राम डिटेल क्या थी उसकी, फोटोग्राफ अपलोड, और वेबसाइट पे आप उस प्रोग्राम को चाहें तो अपलोड भी करते हैं उसको प्रॉपर। तो ये हमारा पूरा एक्टिविटी एक कंप्लीट हो गई। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर। अगर किसी को कोई क्वेरी या डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। पर आप सभी से निवेदन है, कृपया करके क्वेरीज आप हैंड रेस करें या चैट बॉक्स में डाल दीजिए प्लीज, वहां से हम क्वेरीज ले लेंगे। हैंड रेस कर दीजिएगा तो हम सर ये जो अभी हमने वार्ड में जितने भी डॉक्यूमेंट को पेश किए हैं, सर सुनाइए। जी मैम। जी तो जितने भी डॉक्यूमेंट हमने वार्ड में पेश किए हैं, फिर इनकी लिंक हमको ड्राइव में जाके ही बनानी पड़ेगी सर? अभी फिलहाल तो आप गूगल ड्राइव में इनकी लिंक बना लीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स हमें क्या करें, जितने आपने फोल्डर देखे वो सारे के सारे आप गूगल ड्राइव में भी फोल्डर वैसे ही बना लेंगे और उनमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। अच्छा। और सर तो अभी चूंकि अब हमारा सेशन आगे बढ़ चुका है तो हमें 22-23 की भी AQAR सबमिट करनी पड़ेगी। तो अभी पोर्टल में शायद 22-23 खुला नहीं है। ठीक है, तो अभी अपने SSR के लिए ही चले। जब वो आने लगेगा SSR का, फिर वो आपसे पूछेंगे जब आपका IIQ आ जाएगा कि आप उसकी SSR या AQR सबमिट कर दें उस समय, तो उस समय कर दे। अगर उसके बगैर एक्सेप्ट कर ले तो वेल एंड गुड, बट IIQ के टाइम पे वो पूछ लेगा कि आप सबमिट कर दें। डेटा तैयार रखें, जैसे ही वो कहेगा फिर हमें 1-2 दिन में भरना होता है। जी सर। जी थैंक यू सर। ओके, थैंक यू मैम। और किसी को कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। जी जी सर, मैं बोल रही हूँ। जी सर, हमारे कॉलेज का रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 2019 में हुआ सर। ठीक है। और साइकिल थी 17-18 लास्ट जो AQR गया था। तो सर हमारा नेक्स्ट जो AQR है वो 18-19 से काउंट होगा ना मैम? जब तक का आपने SSR में इंक्लूड किया था वो सारे ईयर हो गए, उसके जस्ट बाद का जो है फिर हमारा AQR में जाने लगता है। SSR आपने कब तक की बनाई थी लास्ट, आप वो ईयर देख लीजिएगा। 17-18 की आपने लिए तो उसके जस्ट बाद से हमारी AQR जाने लगती है। जी ओके, थैंक यू सर। जी थैंक यू। हेलो सर। जी हेलो मैम। हेलो जी बताएं। हाँ सर, नमस्ते सर। मैं जी सर, मैं बैयर कॉलेज से बोल रही हूँ सर। हमारे यहाँ जैसे जिन डिपार्टमेंट्स में PG क्लासेस चलती हैं, सिर्फ उन्हें डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशन बनाना है या UG क्लासेस मैम सभी को बनाना, तो सारे डिपार्टमेंट जितने सभी को प्रेजेंटेशन चाहिए। अच्छा।